नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा धर्म ध्वज। कहा 500 साल का संकल्प पूरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया सार्थकता का दिन। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का किया दौरा। पंचजन्य चौक का भव्य उद्घाटन। कहा आने वाली पीढ़ियों को देंगे गीता के संदेश और भारतीय संस्कृति से भी जोड़ेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। इस साल 16,70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चार धाम यात्रा 2025 का समापन। मनरेगा श्रमिकों को बड़ी सौगात। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण से करीब 9.5 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की शादी के लिए भी मिलेगा अनुदान। और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक दिवाकर भट्ट का निधन। हरिद्वार स्थित तरुण हिमालय में ली अंतिम सांस। कल दी जाएगी अंतिम विदाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। यह मंदिर निर्माण के पूर्ण होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पवित्र ध्वज इस बात का प्रमाण है कि अंततः असत्य पर सत्य की विजय होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। राम भेदभाव नहीं करते और सरकार भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के औपचारिक निर्माण के साथ ही 500 साल पुराना संकल्प पूरा होने से सदियों के घाव और दर्द भर गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया। रामलला के दर्शनों के साथ ही विभिन्न मंदिरों के भी दर्शन किए। संकल्प है, ये ध्वज सफलता है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने प्रयास किए, प्राण अर्पण किए और आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण हो जाने के बाद आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूरी हो गई। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक वृक्ष भी है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के आंदोलन में अपने इस तत्व को सिद्ध किया और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर संघचालक मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भव्य राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया। यह अत्याधुनिक केंद्र आधुनिक तकनीकी प्रदर्शनी के जरिए महाभारत के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य के सम्मान में बने भव्य पंचजन्य चौक का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं, कर्म भूमि और धर्म भूमि भी है। यह केंद्र और पंचजन्य चौक आने वाली पीढ़ियों को गीता के संदेश और भारतीय संस्कृति की गहराई से जोड़ेंगे। सनातन आस्था का प्रतीक धाम बद्रीनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान व पूजा अर्चना के बाद आज अपराह्न 2:56 पर सेना के बैंड की मधुर ध्वनि के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के साथ ही आज चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया है। इस वर्ष 16,70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज सुबह से शुरू हो गई थी। सुबह बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर फूलों से उसका श्रृंगार कराया। दोपहर को भगवान बद्री विशाल के विग्रह से फूल श्रृंगार उतारा गया। उसके बाद भगवान उद्धव व कुबेर को गर्भगृह से बाहर लाया गया। रावल ने लक्ष्मी मंदिर से लक्ष्मी को गर्भगृह में विष्णु भगवान के साथ विराजमान किया। भगवान बद्री विशाल व माता लक्ष्मी को माणा गांव की कुमारी कन्याओं और सुहागिनों ने अपने हाथों से बनाया गया घृत कंबल उड़ाया। इसी के साथ बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। इस घृत कंबल को कपाट खोलने के अवसर पर प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। आज 25 नवंबर 2025 को पंचमी तिथि मीन लग्न राशि में भगवान बद्री विशाल के कपाट ठीक अपराह्न 2:56 पर बंद कर दिए गए और आज से भगवान बद्री विशाल की पूजा देवताओं के प्रतिनिधि श्री नारद जी द्वारा की जाएगी। कपाट बंद होने के बाद भगवान कुबेर व उद्धव बद्रीनाथ मंदिर परिसर में ही रात्रि प्रवास करेंगे। कल 26 नवंबर को प्रातः कुबेर, उद्धव व आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी रावल सहित शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ के लिए प्रस्थान करेगी। उद्धव एवं कुबेर जी शीतकाल में गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में प्रवास करेंगे, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी 27 नवंबर को श्री नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचेगी। दर्शन प्रभु के बहुत अच्छे से हुए, बहुत आनंद से दर्शन किए, किसी तरह की कोई कष्ट नहीं आया, ना तकलीफ हुई। व्यवस्था बहुत अच्छी है मंदिर प्रांगण में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आए, दर्शन करें। जय बद्री विशाल। आज ठीक दोपहर बाद 2:56 पर मंदिर के कपाट आज जो है विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही आज चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु मौजूद थे। DD न्यूज़ के लिए शेखर रावत, बद्रीनाथ धाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड में मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण का विधिवत शुभारंभ किया। अब प्रदेश के लाखों मनरेगा श्रमिकों को बोर्ड की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में CM धामी ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मनरेगा श्रमिक प्रदेश की रीढ़ है। अब साल में कम से कम 90 दिन काम करने वाले
9.5 लाख सक्रिय मनरेगा श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होकर स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी अनुदान, मृत्यु सहायता जैसी तमाम योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। मनरेगा श्रमिकों के जुड़ने से यह संख्या तेजी से बढ़ेगी और लाखों परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। श्रमायुक्त पीसी दुमका ने बताया कि अब विकासखंड स्तर पर मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग मिलकर इस योजना को संचालित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 वाले बयान पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो खुद ही नहीं रहेंगे धरती पर, बेमतलब की बातें कर रहे, जिसके बाद भाजपा नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को संस्कारहीन बताते हुए कहा कि इनके माता पिता को इन्हें अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान करना संस्कृति का हिस्सा है। अखिलेश यादव का बयान बताता है कि उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है। चुनावी राज्यों के नतीजे आने के बाद इस तरह की टिप्पणी करना अखिलेश यादव की हताशा दिखाता है। देखिए, जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या अभी जहां चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूँकि इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है, ये दर्शाता है। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता, उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट नहीं रहे। आज शाम करीब 4:30 बजे हरिद्वार में तरुण हिमालय स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिन से गंभीर बीमार चल रहे पूर्व मंत्री को देहरादून स्थित महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से आज दोपहर परिजन उन्हें घर ले गए। घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही उन्होंने अंतिम सांस ली। 79 वर्षीय दिवाकर भट्ट 1979 में स्थापित उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य थे। वे 1970 के दशक में अपनी युवा अवस्था से ही राज्य प्राप्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे हरिद्वार BHEL में कर्मचारी नेता के तौर पर भी सक्रिय रहे। वन अधिनियम विरोधी आंदोलन के साथ ही राज्य आंदोलन में कई बार वे लंबी जेल गए। कीर्तिनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिवाकर भट्ट ने 1995 में श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में स्वयं टिहरी जिले के सबसे ऊंची चोटी खैट पर्वत पर आमरण अनशन किया। राज्य स्थापना के बाद भाजपा उक्रांत की पहली गठबंधन सरकार में राजस्व और आपदा प्रबंधन समेत कई विभागों के वे कैबिनेट मंत्री रहे। राज्य में खंडूरी सरकार के समय आए सख्त भू कानून के पीछे बतौर राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट की अहम भूमिका रही। परिजनों के अनुसार स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के पार्थिव शरीर का कल हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28 से 30 नवंबर तक देहरादून के परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 1500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें शिक्षाविद, विचारक, शोधकर्ता व विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। अधिवेशन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, युवा शक्ति के विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर व्यापक विमर्श करना है। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में देवभूमि में उत्तराखंड में होने वाला है। हमारा जो अधिवेशन है 28, 29 और 30 नवंबर को इस आने वाले समय में नवंबर मंथ में संपन्न होने वाला है। 28 तारीख को सुबह हमारा उद्घाटन है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ जी, वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे, उद्घाटनकर्ता के तौर पे रहने वाले हैं। और पूरे 3 दिन के अधिवेशन में भारत भर से, पूरे देश भर से 1,500 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं, हर एक क्षेत्र से आने वाले हैं। साथ ही इस अधिवेशन के अंदर हमारा युवा पुरस्कार जो है, इस बार यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो कृष्णा पांडे जी हैं, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं और रोटी बैंक और विभिन्न सेवा क्षेत्र के कार्य चला रहे हैं।
परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि अधिवेशन के दौरान राष्ट्र सेवा से जुड़े विभिन्न प्रकल्पों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें परिषद की ओर से संचालित सेवा व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां प्रदर्शित होंगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शोभा यात्रा भी निकालेंगे। अधिवेशन में शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर 5 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पूरे 3 दिन के अंदर हमारा यशवंतराव केलकर पुरस्कार और साथ ही हमारी शोभा यात्रा जो दूसरे दिन होने वाली है, जिसमें पूरे देश भर से आए हुए लोग अपनी कल्चर ड्रेस में यहाँ शहर में भ्रमण करने वाले हैं। इसी 3 दिन की यात्रा होने वाली है। साथ ही इस अधिवेशन के अंदर युवाओं को दिशा देने के लिए 5 प्रस्ताव हम पारित करने वाले हैं। ये तय हो गया है, 5 प्रस्ताव है। इन 5 प्रस्तावों में क्या विषय होंगे, इस पर विचार चिंतन चल रहा है। मुख्यतः शिक्षा संबंधित, युवाओं की लाइफस्टाइल संबंधित और समाज के जो बड़े विषय हैं उनको हम अकोमोडेट करने वाले हैं। उन विषयों को लेकर हमारा सब प्रस्ताव पारित होने वाला है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आज देहरादून स्थित मुख्य कोषागार में पेंशन जागरूकता एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने वयोवृद्ध पेंशनर के हाथों शिविर का उद्घाटन कराया। जिलाधिकारी ने मुख्य कोषागार में पेंशनरों की सुविधा के लिए जिला प्लान से जारी 25 लाख की लागत से निर्मित आरोहण सभागार का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही मुख्य कोषागार कार्यालय को 10 नए कंप्यूटर देने की स्वीकृति भी प्रदान की। शिविर में जिलाधिकारी ने बुजुर्ग राज्य आंदोलनकारी पेंशनर गायत्री ढोंडियाल, कौशल्या रावत, सरोज सिंह बहुगुणा व राजेश्वर के साथ ही 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी वयोवृद्ध पेंशनर प्रेमवती डोभाल को पुष्पगुच्छ, शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कोषागार में जो भी बुजुर्ग पेंशनर आते हैं उन्हें सम्मान के साथ उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए कोषागार को पेंशनरों के लिए सरल व सुविधाजनक बनाया गया है। मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने बताया कि शिविर में पेंशनरों की निःशुल्क चिकित्सा जांच के साथ ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, साइबर सुरक्षा, आयकर अधिनियम व चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी विषयों पर जानकारी दी गई। अगली खबर की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की देखरेख में उधम सिंह नगर से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से होते हुए बाईपास रोड सिटकुल स्थित रामपुर नैनीताल हाईवे का काम तेजी से चल रहा है। किच्छा हाईवे स्थित राधा स्वामी सत्संग से निकलने वाली इस रोड की लंबाई 20.64 किलोमीटर है। इस सड़क का 80% काम पूरा हो चुका है, जबकि इसे 11 जनवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह रोड बनने से रुद्रपुर शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। दिल्ली, देहरादून और बरेली की तरफ से आने वाले वाहनों को रुद्रपुर शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा। यह सड़क पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ेगी, जिससे सिटकुल से माल का आवागमन सुगम हो जाएगा। NHAI के परियोजना निदेशक अचल जंदल ने बताया कि गुणवत्ता के साथ बाईपास रोड का निर्माण तेजी से हो रहा है। निर्धारित लक्ष्य तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, ये 589 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मेजॉरिटी काम पूरा हो चुका है। 80% काम फीसदी काम पूरा हो चुका है और ये 11 जनवरी 2026 तो शेड्यूल्ड है कंप्लीशन के लिए और हमारा पूरा प्रयास है ये शेड्यूल कंप्लीशन में भी हम पूरा कर लेंगे। परियोजना प्रबंधक तकनीकी मीनू ने बताया कि सबसे अधिक समस्या भूमि अधिग्रहण की थी, जिसको पूरा करते हुए अधिग्रहित भूमि का पूरा मुआवजा किसानों को दे दिया गया है। इसको बनने के बाद रुद्रपुर शहर में जो जाम की समस्या रहती थी उसमें काफ़ी लोगों को निजात मिलेगी। जिसको रामपुर से डायरेक्टली हल्द्वानी जाना होता है, अब उसको शहरी क्षेत्र में ना जाके रुद्रपुर के ही भाग का इस्तेमाल करने में सहूलियत रहेगी और उसका से समय की बचत होगी और जो ईंधन है उसमें भी कमी आएगी। एसपी ट्रैफिक निहारिका तोमर ने बताया कि रिंग रोड बाईपास बनने से शहर पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
ये जो रुद्रपुर शहर के दोनों तरफ से जो एक रिंग रोड बनाई जा रही है NHAI द्वारा, इससे जो भारी वाहन हैं वो सीधे शहर के बाहर से ही सिडकुल और अन्य जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर उनका आवागमन होना है। इससे जो हमारे शहर के मुख्य चौक हैं जैसे इंदिरा चौक है या DT चौक है, यहाँ पर जो भारी वाहनों का आवागमन है वो कम हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि इससे जो हमारे शहर पे यातायात का दबाव पड़ता है वो भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भारी वाहनों का आवागमन रुक जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूँ कुमाऊं के प्रवेश द्वार के रूप में कहे जाने वाले रुद्रपुर के रिंग रोड बाईपास पर। यह सड़क किच्छा रसंग से होते हुए सिडकुल पर निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। इस सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें लगभग 588 करोड़ की लागत आ रही है। यह सड़क किच्छा रोड राधा स्वामी सत्संग से होते हुए सिडकुल पर निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है और यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 15 गांवों से होकर के गुजरती है। इस सड़क के बनने से उन 15 गांव के जो निवासी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। कोटद्वार स्थित जिला उद्योग केंद्र ने 25 युवाओं को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 21 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण का समापन आज जिला उद्योग केंद्र के सभागार में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ हुआ। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सोमनाथ गर्ग ने बताया कि आज व्यापारिक दृष्टिकोण बदल रहा है। जो व्यापार का ट्रेंड है वो बदल रहा है, वो B2C हो रहा है। उसी के तहत हमने इस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया। हालांकि ये समय जो 21 दिन का है इस पूरे करिकुलम के लिए बहुत पर्याप्त नहीं था। हमने उसमें ये किया कि 2 या 4 घंटे की क्लास के बजाय हमने दैनिक रूप से 8 घंटे की क्लास का प्राविधान इसमें रखा ताकि कोर्स के सारे कंटेंट्स इसमें कवर हो सकें। इस पूरे कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग के विषय में विस्तार से बताया गया। तो पूरे कार्यक्रम में डिजिटल मार्केटिंग के अलावा बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस का सपोर्ट, GST का क्या कार्यक्रम है, जिला उद्योग केंद्र की क्या योजनाएं हैं, उन सब के विषय में भी बताया। प्रशिक्षण में 21 दिन के दौरान युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियां बताई गई। वहीं प्रशिक्षणार्थियों का कहना था कि आज के समय में इस तरह के प्रशिक्षण की काफ़ी आवश्यकता है। 21 दिन का प्रोग्राम रहा DIC के द्वारा। इनके द्वारा मैंने 21 दिन में बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड मार्केट में अभी जो है ट्रेंडिंग पे है और हर किसी बिजनेस को, हर किसी सेक्टर को डिजिटल मार्केटर की नीड है। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से और ग्राफिक इंस्टीट्यूट के सपोर्ट से बच्चों को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की 21 डेज़ की क्लासेस दी गई और बच्चों ने यहाँ पे ई-कॉमर्स के बारे में जाना, कैसे वो बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे अपना प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं, कैसे अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो ऑनलाइन हम करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें सिखाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जो बनाते हैं, जो ऑनलाइन ग्रो करते हैं, ऑनलाइन मार्केट करते हैं, वही डिजिटल। ये जो 21 दिन की ये जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग थी और इसमें हमने ई-कॉमर्स किस तरीके से हम ई-कॉमर्स साइट बना सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना मतलब जो बिजनेस है वो रन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी सीखा, जैसे कैनवा में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और इसमें इलस्ट्रेटर में किस तरीके से काम कर सकते हैं, एडोबी में, फोटोशॉप में किस तरीके से काम कर सकते हैं। सीमांत के सुदूर गांव में अब पहाड़ की अपनी आवाज गूंजेगी। हर्षिल में भारतीय सेना ने धुन पहाड़ की आईबेक्स तराना 88.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत बने इस स्टेशन से उपला, टकनौर के 8 सीमांत गांव अब देश दुनिया से सीधे जुड़ गए हैं। उद्घाटन के बाद ग्रामीणों के चेहरों पर छाई खुशी बता रही है कि उनके लिए यह किसी क्रांति से कम नहीं। सीमांत क्षेत्र हर्षिल में संचार क्रांति का नया अध्याय शुरू हो गया है। भारतीय सेना के वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत हर्षिल में सामुदायिक रेडियो स्टेशन धुन पहाड़ की आईबेक्स तराना 88.4 FM शुरू हो गया है। इस स्टेशन में उपला, टकनौर ब्लॉक के 8 सीमांत गांव सीधे जुड़ गए हैं, जिससे ग्रामीण खासे खुश हैं। इसका शुभारंभ उत्तर मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा ने किया। देखिए, हमने सेना ये कोशिश कर रही है कि जितने भी सीमा क्षेत्र हैं
वहाँ पर हम ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलें, जैसे कि यहाँ के लोगों को मौका मिले एक तो अपनी जो उनकी स्थिति है उसके बारे में वर्णन करने के लिए, और साथ में जो यहाँ की संस्कृति है और जो यहाँ का कल्चर है उसे और देश में फैलाने के लिए, जैसे कि लोगों को पता चले कि सीमावर्ती क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे यहाँ तरक्की हो रही है। तो हमने सबसे पहले जोशीमठ में खोला था, जो उसकी बहुत सराहना हुई, और ना केवल जोशीमठ, अभी कुमाऊं सेक्टर में पिथौरागढ़ में खोला है और हिमाचल में हमने इसको पूह में खोला था। सीमावर्ती गांव में संचार की कमी को दूर करने के लिए सेना निरंतर प्रयासरत है। यह रेडियो स्टेशन न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा, बल्कि आपदा के समय त्वरित चेतावनी और स्थानीय संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाएगा। अब तक नेटवर्क की समस्या से जूझते इन गांवों को मौसम, सरकारी योजनाओं, कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की जानकारी आसानी से मिल पाएगी। आपातकाल में यह स्टेशन जीवन रक्षक का काम करेगा। खंड विकास अधिकारी डॉक्टर अमित ममगाई ने कहा कि यह स्टेशन सीमांत क्षेत्र में संचार की नई क्रांति है। स्थानीय लोगों को अपनी बात कहने का मंच मिलेगा। स्टेशन पर हेलो हर्षिल, दोपहरी घाम, मध्य तरंग जैसे लाइव शो के साथ प्री रिकॉर्डेड कार्यक्रम भी प्रसारित होंगे। स्टेशन मैनेजर आरजे अरुण ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि पहाड़ की आवाज दूर तक गूंजे। बच्चों का, जितने भी यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे शोज कराए जाएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे शोज हैं। हेलो हर्षिल जो है हमारा एक मॉर्निंग शो चलता है, जहाँ हम खबरों के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम हर्षिल की स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम जैसे कि यहाँ के पौराणिक कथाएं हैं, हर्षिल का नाम हर्षिला कैसे पड़ा। फिर जो हमारा दूसरा शो है वो है धोपरी घाम। धोपरी घाम जैसे दिन की धूप होती है, जब घाम आ जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा एग्रीकल्चर पे, टूरिस्ट पे चर्चा, टूरिस्ट के साथ जाते हैं, बातचीत करते हैं। तीसरा है मध्य तरंग। मध्य तरंग में हम थोड़ा जननायक जैसे शोज करते हैं, वीरवाणी करते हैं और थोड़ा जनता के ऊपर बात करते हैं। सेना पहले ही जोशीमठ, पिथौरागढ़ और हिमाचल प्रदेश में ऐसे रेडियो स्टेशन चला रही है। हर्षिल स्टेशन सीमांत क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर देगा। भूमि उत्तराखंड आना ही सौभाग्य की बात है, और यहाँ पर आकर आप लोगों की सेवा में कुछ अच्छा काम करना ये भी सौभाग्य की बात है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सामर्थ्य के साथ सब कुछ अच्छे से काम करें, हम लोग आप तक सारी न्यूज़ पहुंचाएं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हर्षिल की, और आपको एंटरटेन कर पाएं, बस यही चाहूँगी। अब हर्षिल घाटी में 88.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन रात बजेगी पहाड़ों की धुन। मौसम की खबर हो, सरकारी योजना की जानकारी, आपदा की चेतावनी हो या फिर लोक गीतों की मिठास, सब कुछ अब ग्रामीणों की अपनी भाषा में उनके घर तक पहुंचेगा। सेना की इस अनोखी पहल ने न सिर्फ संचार का नया द्वार खोला है, बल्कि सीमांत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी बड़ा मंच दिया है। हर्षिल से दूरदर्शन समाचार के लिए दिग्वीर बिस्ट की खास रिपोर्ट। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा धर्म ध्वज। कहा 500 साल का संकल्प पूरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया सार्थकता का दिन। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का किया दौरा। पंचजन्य चौक का भव्य उद्घाटन। कहा आने वाली पीढ़ियों को देंगे गीता के संदेश और भारतीय संस्कृति से भी जोड़ेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। इस साल 16,70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा 2025 का समापन। मनरेगा श्रमिकों को बड़ी सौगात। संनिर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण से अब करीब 9.5 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की शादी के लिए भी मिलेगा अनुदान। और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक दिवाकर भट्ट का निधन। हरिद्वार स्थित तरुण हिमालय में ली अंतिम सांस। कल दी जाएगी अंतिम विदाई।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।